రైతులు పంటల సాగుతో పాటు గోపోషణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, ఆవులు తోడుంటే సేద్యంలో రైతు ఆదాయం పెరుగుతుందని భారత పశుసంవర్ధక శాఖ కమిషనర్ డాక్టర్ అభిజిత్ మిత్రా సూచించారు. పాల ఉత్పత్తిలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉందని అన్నారు. గో వ్యర్థాలను సమర్థంగా వినియోగించడం ద్వారా కషాయాలు, మిశ్రమాలు తయారు చేసుకోవచ్చని, వాటిని పంటలకు అందిస్తే మంచి దిగుబడులు వస్తాయని చెప్పారు. రైతు నేస్తం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో ఆగస్టు 20న జరిగిన గో పోషణ, హోమియోపతి, ఆయుర్వేద, అలోపతి పశు వైద్య విధానాలపై అవగాహన సదస్సుకి డాక్టర్ అభిజిత్ మిత్రా ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. రైతు నేస్తం పబ్లికేషన్స్ ప్రచురించిన గో సంజీవని పుస్తకాన్ని భారతదేశంలోని అన్ని భాషల్లో ముద్రించాల్సిన అవసరం ఉందని డాక్టర్ అభిజిత్ మిత్రా అన్నారు. आप जानते हैं हमारा देश में करीब करीब 19 करोड़ गोवंश है और 19 करोड़ गोवंश में कि भारतवर्ष दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 में है और अच्छी बात है। और 1950 से अगर हम अभी का देखें तो दुग्ध उत्पादन में करीब करीब 1000% से भी ज्यादा वृद्धि हुई है, 1000% से भी ज्यादा। ये छोटी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ और एक बात हुआ है, हम दूध के प्रति इतना जुड़ गया कि गाय का जो बाकी प्रयोग था और प्रयोग है और उसका जो और उपयोग है उसको हम भूल गए। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, आप लोगों ने जितना लोगों ने भी स्कूल गया, तो गाय का रचना आपको इंग्लिश में और अपना भाषा में भी लिखने के लिए बोला जाता था। और आपने जब गाय के बारे में रचना शुरू किया तो आपने पहला लाइन में लिखा, गाय एक दूध देने वाली जानवर, ठीक है ना। और गड़बड़ वहीं से शुरू हो गया, गड़बड़ वहीं से शुरू हो गया। कैसे? और लास्ट में आप लिखे, गाय गोबर भी देती है और गाय खेती भी करती है। लेकिन उल्टा है, गाय दूध भी देती है। गाय दुधारू पशु लिखने में ठीक है, लेकिन गाय गोबर भी देती ना है बोल के अगर हम बोलेंगे गाय दूध भी देती है, उसका कारण बता रहा हूँ। कारण ये है कि भारतवर्ष में जो 19 करोड़ गोवंश है उसका 25% करीब करीब ऑन एन एवरेज हमारा संकर प्रजाति का गाय, बाकी रह गया आपका 75%। उस 75% में करीब करीब 60% गाय ऐसे हैं जिसका कोई नाम नहीं है। कैसे विचित्र है देखिए। पोड़ा थोरपू जो अभी नया ब्रीड बना है, इसको शायद रजिस्ट्रेशन हुआ 4-5 साल पहले, है ना। हमारा देशी गोवंश जो है, इसमें अगर देखेंगे तो इसमें करीब 8 से 10 ब्रीड ऐसे है जो दूध देने वाली गाय। साहिवाल, एक बार नाम को याद कर लेते हैं सब लोग मिलके। साहिवाल हो गया, फिर बताइए गिर, तो करीब करीब 8 से 10 के ऊपर आपका उंगली नहीं जाएगी। हमारा गाय 2 से 3 किलो दूध देता है। शंकर प्रजाति का गाय 6 से 8 किलो दूध देता है, 8 किलो दूध देता है, ठीक है। आप साहिवाल कितना दूध देती है? 10-12 किलो देता है। तब गड़बड़ कहाँ से हो गया? 2 से 3 किलो फिगर कहाँ से आया? क्या हुआ, एक क्लास में आपके पास 100 बच्चे थे और 100 बच्चे में से 10 बच्चे ऐसे थे जिसको मैथ में 100 में 100 मिलता है और कुछ बच्चे ऐसे थे 100 में 60 मिलता है और ज्यादातर बच्चे ऐसे थे, 50 करीब बच्चे ऐसे थे जिसको उसको नंबर 30, 35, 40 करीब मिलता है। तो 40 का 50 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे हैं जिसको 60 करीब मिलना और टॉप के 10 बच्चे जिसको 100 में 100 मिलना। आप इसको एवरेज कर दीजिए, क्या निकलेगा? वही घूम फिर के 50 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। क्रॉसब्रेड के साथ हमने क्या किया? क्रॉसब्रेड में भी ऐसे कोई गाय होगा जिसका कम है, तो हमने क्या एक नैरेटिव क्या क्रिएट किया कि देसी गाय 2 से 3 किलो दूध देती है और संकर प्रजाति का गाय 8 से 10 किलो दूध देती है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा देसी जो दूध देने वाला गाय है वो भी करीब करीब 6 से 8 किलो दूध देती है, ठीक है। तो हमने ऐसे मैथमेटिक्स बनाया कि जो जोड़ना था उसके समय उंगल, पोड़ा थोड़पू और वो जो बेनामी गाय थे, जो 60% गाय जिसका संख्या हमें पता भी नहीं, नाम भी नहीं पता है, उन सबको जोड़ के हमने हिसाब बताया कि देसी गाय का दूध देने वाली क्षमता 2 से
3 किलो। तो एक तो इस बात में लड़ाई लड़ना है हम लोगों को कि हमारा देश में जो गाय है 3 किस्म की गाय पाई जाती है। एक है आपका दूध देने वाली जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा संख्या में पाया जाता है। एक है आपका डुअल पर्पस जिसको दोनों काम में आते हैं जैसे ओंगोल है, और कुछ गाय है जो खाली खेती के काम में यूज होता है। एक पुलिकुलम करके कैटल है, पुलिकुलम कैटल है मद्रास मदुराई के आसपास। आप जानते हैं पुलिकुलम गाय को आप फीमेल खरीदने की कोशिश करके देखिए, आपको नहीं मिलेगा। मोस्टली वो पुलिकुलम गाय आपको फीमेल नहीं बेचती है। फार्मर जो है, जो अच्छा फार्मर है, वो खाली मेल काफ ही आपको बेचता है, और वो भी 6 महीने के ऊपर। तो इसका मतलब वो मेल कप का बिजनेस करता है। पोड़ा थोरपू में भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है, कई जगह मिट्टी है, वहां पे खेती करने के लिए खाली पोड़ा थोरपू जो बछड़ा है उसका जो बूल है वही काम में आता। अभी भी भारतवर्ष में करीब 26% जमीन ऐसा है जिसको गाय बैल द्वारा जोता जाता है। ठीक है, जब तक हमारा धरोहर को, हमारा गोवंश को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, हम नहीं बचाएंगे, तो फिर काल ऐसे मुसीबत आने वाला है जिसमें से हम उभर नहीं पाएंगे। कारण धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा समस्या है, आप भी जान रहे हैं। हमारा भारतवर्ष की जो गोवंश है, वो गोवंश इतना दिनों से, हजारों साल से यहाँ पे रह के, यहाँ का वातावरण के साथ, यहाँ के खान पान के साथ मिलके इनको रहने का और रोग प्रतिरोध क्षमता के साथ अच्छा गोवंश है। इसकी अगर थोड़ा थोड़ा उन्नति किया जाएगा तो ये भी दूध देने के लिए भी हॉल्स्टीन फ्रीजियन जैसे दूध नहीं देगी। 40 किलो दूध आप उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए, और करना भी नहीं चाहिए। एक तो ये विषय है कि देशी गोवंश को हमें बचाना चाहिए। दूसरा विषय आपको लगेगा कि जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पुण्या मूर्ति जी को और आप सब लोगों को, जो ये जो आपने तेलुगु में संजीवनी किताब निकाला, और मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा कि आपका किताब सभी भाषाओं में आ जाएगा, और मेरा तब मिशन पूरा होगा जो मेरा मातृभाषा है बंगाली में जब वो किताब आ जाएगा। मन तभी भरेगा जब मैं बंगाली में वो किताब पढ़ूंगा। आप लोग सब जानते होंगे इस विषय को कि आदमी में होने वाला जो बीमारी है, 4 में से 3 बीमारी पशुधन से फैलता है। मतलब हर 4 में से 3 बीमारी ऐसे है जो जानवर से आदमी को होता है। ठीक है, ये फिगर है, ये हमारा फिगर नहीं है, ये विदेश पूरा दुनिया का फिगर है। दूसरा, पिछले 100 वर्षों में जितना पैंडेमिक हुआ, ये कोविड लेके, सभी पैंडेमिक का जो बीमार का जो जीवाणु है वो कोई ना कोई एनिमल से आया है 100 वर्षों में। और आने वाले समय में कोई भी बीमारी, अगर ऐसे बीमारी आएगी, वो भी जानवर से ही आएगा, ये भी तय है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अगर आदमियों को सुरक्षित रहना है तो पशु स्वास्थ्य, एनिमल हेल्थ को ठीक से रखना पड़ेगा, उसका उपचार करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बायोसिक्योरिटी ध्यान देना पड़ेगा, और साथ साथ हमें ऐसे रखना पड़ेगा ताकि बीमारी फैले ना। तो बीमारी नहीं फैलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो टीकाकरण करना पड़ेगा समय पर। दूसरा क्या करना पड़ेगा, बीमार होने पर उसको उपचार भी करना पड़ेगा। उपचार करना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, मेडिसिन देना पड़ेगा। मेडिसिन देना पड़ेगा तो कौन सा मेडिसिन देंगे, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय है इथनो वेटनरी मेडिसिन और आयुर्वेद का प्रयोग। और मैं थोड़ा सा केंद्रीय सरकार का 1-2 जो हमारा स्कीम है उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि बताना जरूरी है। एक स्कीम है जिसको बोलते हैं हम ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, जिसमें आप 100 से 200 गाय आप रख सकते हैं। आपके पास 5 एकड़ जमीन होना चाहिए। भारत सरकार आपको 2 करोड़ रुपया सब्सिडी देंगे, और बाकी जो 2 करोड़ रुपया है, उस 2 करोड़ रुपया में आपको 12% कम से कम आप बैंक से लोन लेना पड़ेगा। बाकी पैसा आप अपने से भी लगा सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। ये पूरा स्कीम है गाय के लिए और भैंस के लिए और कैट, सीप, गोट के लिए 50 एनिमल का, वो भी एक स्कीम है। इसमें मोटा मोटा बात है कि 50% सब्सिडी भारत सरकार आपको देंगे, बाकी आप अपने से और बैंक से लोन लेके ला रहे हैं। दूसरा एक आपको ये जरूर जानकारी होगा कि हमें चारा का बहुत बड़ा कमी, भारतवर्ष में चारे की बहुत बड़ा कमी है, क्योंकि हम धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, सब कुछ उगाते हैं, लेकिन गोवंश को और जानवर को रखने के लिए, पशुधन को रखने के लिए जो चारा उगाना है, हमें लगता है कि उतना इनकम
हमें नहीं देता है तो हम चारा नहीं उगाते। तो इसके लिए भी भारत सरकार एक स्कीम लाए हैं कि आप अगर चारा के ऊपर साइलेज बना के कि बेलिंग करके सूखा चारा बना के आप अगर कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, उसमें भी आपका जो बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा, उस लोन का 3% भारत सरकार वहन करेगी। ये भी एक स्कीम है। आप अगर कोई ड्रग बनाना चाहते हैं, मेडिसिन बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी जितना लोन होगा उसका 3% भारत सरकार देगी। भारत सरकार अपने खर्चा से, आपको जान के खुशी होगा, ये मैं हर जगह बताता भी हूँ कि कोविड की वैक्सीनेशन के पहले, कोविड में सबको वैक्सीनेशन दिया गया, कोविड के वैक्सीनेशन देने के पहले भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था नरेंद्र मोदी जी का आग्रह में, जब वो प्रधानमंत्री बने, कि जितना पशुधन है, गाय का 2 बीमारी, एक ब्रुसेलोसिस, एक एफएमडी, सीप एंड गोट के लिए पीपीआर और आपका पिग के लिए, सुअर के लिए क्लासिकल स्वाइन फीवर, ये चारों बीमारी का पूरा भारतवर्ष में 100% वैक्सीनेशन करना है और इस वैक्सीनेशन का पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी, 100% सेंट्रल स्टेट। लेकिन एक समस्या क्या है, एक तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का समस्या है, वैक्सीन लगने की समस्या है, और मैं आग्रह करूंगा डीन साहब से भी और जो हमारा तेलंगाना सरकार का जो अधिकारी लोग हैं, वैक्सीनेशन को बड़ा मन के साथ, मतलब निष्ठा के साथ अगर हम करेंगे तो हमारा देश का जो पशुधन है वो बच जाए। एक और विषय है जिसमें हम लोगों को थोड़ा रुचि कम है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड और है आपका एनिमल इंश्योरेंस। किसान क्रेडिट कार्ड का दो प्रयोग है। एक है किसान क्रेडिट कार्ड जो एग्रीकल्चर के लिए है। अगर किसी व्यक्ति के पास किसान क्रेडिट कार्ड है जो एग्रीकल्चर के लिए है, उसमें भी आप टॉप अप कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के लिए, और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी अलग से किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो ये अपना अपना ब्लॉक में अपना सरकार के पास आप जाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अपने आप को जोड़े, क्योंकि ये आप लोगों का पैसा है और भारत सरकार इसको आगे बढ़ाना चाहता है। आप लोगों को निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप पशु आधार जरूर सब गो पशु में आप जरूर लगाइए। उसका कारण बता रहा हूँ। भारत सरकार एक स्कीम लिया है जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। उसका कारण ये है, आपका गो पशु का कि गोधन का जब इंश्योरेंस ये नंबर लगेगा तो उसका जन्म पत्री उसके साथ लगा रहेगा। उसमें आपको दाम भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपने अगर वैक्सीन कराया है। और हमारा एक समस्या क्या रहता है, ट्रेसेबिलिटी नहीं रहता। जैसे दूध है, समझ लीजिए मुझे गिर गाय का दूध चाहिए किसी कारण में, तो हमारे पास जब गिर गाय का नंबर ही लगा हुआ नहीं होगा तो हम कहां से लेके आएंगे और कैसे उसको सर्टिफाई करेंगे। तो एक तो एनिमल का ये कान में लगाने वाला बात के ऊपर भी आप लोग ध्यान दीजिए और इसमें थोड़ा जागरूक हो जाइए। आगे कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भारत सरकार करेंगे कि राज्य सरकार करेंगे, उसके लिए मास्ट होने वाला है कि जब तक आपके पास पशु आधार नहीं लगा होगा, हो सकता है आपको उसका फायदा नहीं मिले। तो पशु आधार के लिए ये एकदम जरूरी है। टीकाकरण हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सबके लिए ये जरूरी है। ठीक है। गौशाला में एक समस्या क्या है, अगर गोवंश को बचाना है तो गौशाला एक हमारे लिए अच्छा प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को किस लिए सफल नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास 2-3 किस्म की गौशाला बन गया। एक गौशाला वो बना हुआ है जहाँ पे आप आके कोई अनुदान दीजिए, कुछ होता है और वो विषय अलग है, मैं उसमें बोलना नहीं चाहता हूँ। एक गौशाला है जो गौ सेवा के लिए बना है और कई सारे गौशाला है वो स्वावलंबी होना ही नहीं चाह रहा है, उसको खड़ा करना ही नहीं। आप गौशाला को स्वावलंबी कर सकते हैं और सर्कुलर इकोनॉमी एक बात कहते हैं। देखिए, गौशाला से गोबर बनता है, गोबर से बायोगैस बनता है। आप एनडीडीबी में जाइए, एनडीडीबी में और बहुत सारा जगह में ऐसे प्रयोग लोगों ने किया है जहाँ पे गोबर गैस बन सकता है। एक अगर मैं हिसाब बताऊं आपको, मैं लिख के लाया था कि अगर 100 गाय आपके पास है, अगर 100 गाय हैं तो करीब करीब 40 क्यूबिक मीटर का गोबर गैस प्लांट आप बना सकते हैं। इसके लिए करीब करीब आपको खर्चा आता है 30 से 40 हजार रुपया, और इसमें भी आधा पैसा एमएनआरई मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ने आपके ऊपर 50% सब्सिडी का प्रावधान है। उसके साथ साथ आप अगर गौशाला से गोबर और जो वहाँ पे जो फीमेल भी आती है उसको अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराएंगे आयुर्वेदिक से और अच्छा से, तो वो गोवंश धीरे धीरे प्रोडक्शन में भी आ सकता है। क्योंकि इसलिए प्रोडक्शन में भी नहीं आता है कि उनको कभी सही से ट्रीटमेंट हुआ ही नहीं,
एक तो ये भी प्रयोग कीजिए। तीसरा, मैं आप लोगों को एक निवेदन करूंगा कि गोबर का जो बाकी प्रयोग है, गो कास्ट बनाना, गोबर से कोई प्रोडक्ट बनाना, ये सब में भी अगर रुचि रखेंगे तो गौशाला में इनकम भी होगा, एक अच्छा से स्वावलंबी भी आप लोग हो जाएंगे। इसके लिए भी कोई एक आपका नीति आयोग ने अच्छा स्कीम बनाया है कि गौशाला को कैसे अपना पैर में खड़ा कर सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान देना चाहूंगा कि गौशाला में एक समस्या क्या रहता है, लोगों का मन में ये रहता है, गौशाला का जानवर तो बीमार जानवर है ना। उसका दो कारण है, आया तो बीमार हो जाने के बाद जब ठीक नहीं होता है गौशाला में ले जाओ, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है गौशाला कभी कभी जो ट्रीटमेंट पद्धति है उसमें विचार नहीं करते, ट्रीटमेंट समय पर नहीं करते। तो मैं डीन साहब के माध्यम से और तेलंगाना सरकार के माध्यम से मैं ये सबको निवेदन करना चाहूंगा, और कृष्णाचार्य साहब से भी मेरा बात हो रहा था कि ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हर वेटरनरियन कम से कम 2 से 3 गौशाला को गोद ले ले, एडॉप्ट कर ले, ताकि उसका जो समस्या है उस समस्या को हम देख सकते हैं और उसको हम बचा सकते हैं। सर, अभी तेलंगाना ब्रीड में पड़तुप कैटल में और एक बीमारी आ रही है, गूढ़ा रोगम है तो बोलते हैं उनको। ओके, वो एक 2-3 दिन में फिर मर जाते सर उन्हें। तो क्या होता है इसका, क्या होता है? ठीक नहीं उठाते, पूरे एक टांग से खुराते हैं, ऐसा ही रुके। ठीक। लाम्पी स्किन के लिए हम लोगों ने, भारत सरकार ने 2 काम किया था। एक, हमने निर्णय ये लिया था कि जब तक हमारा देसी वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक गोट पॉक्स वैक्सीन हम सबको कराएंगे। तो तेलंगाना में भी हो रहा होगा, आई एम श्योर कि गोट पॉक्स वैक्सीनेशन हो रहा है, और वैक्सीनेशन कराइए। और उसके साथ साथ पुनिया मूर्ति जी का सहयोग से हमने जो ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर में आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट विधि में लगा दिया था। और मुझे बोलने में खुशी है, और पुनिया मूर्ति जी भी इस बात को रखा कि लाम्पी स्किन डिजीज के संक्रमण के समय आयुर्वेद का प्रयोग से बहुत लोगों को उपकार मिला और एंटीबायोटिक लगाने का जरूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये पुनिया मूर्ति जी के लिए एक बहुत बड़ा आपको। हाँ सर, मेरा नाम बालाजी है। अपने एक गौशाला में गाय का डिलीवरी होने के बाद में उसका हिप बोन फ्रैक्चर हुआ था, उसको ट्रीटमेंट के लिए राजेंद्र नगर जो है मेन हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके गए। एक्सरे निकालने के लिए भी बराबर ट्रीटमेंट नहीं हुआ वहाँ पे, स्ट्रक्चर पे लगाने के लिए भी उसको बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन वो कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो है जो जितनी भी गौशाला से वहाँ पे बराबर ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट के तरफ से या प्राइवेट के तरफ से भी कुछ ट्रीटमेंट का इंतजाम नहीं है, उसके लिए कुछ करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक, एक विषय आपको बता रहा हूँ। एक भारत सरकार एक स्कीम के ऊपर विचार कर रही है, क्योंकि अभी ये बताना ठीक नहीं रहेगा तुरंत कि हो जाएगा, एकदम विचार स्टेज में है। एक तो जैसे आदमियों का जन औषधि केंद्र है, तो ऐसे पशुओं के लिए भी पशु जन औषधि केंद्र बनाने का एक विचार चल रहा है, ताकि कम से कम उसका दवाई कम पैसे में मिल जाए। Sir, on 2nd August 2023, in this month, after 16 years of research and development, 1 feet size cattle were provisionally registered as a patent. We need your support. Around 1,000 cattle are there today, which are brought. That means 3,000 cattle were experimented, and some are given away from 5 feet to 4 feet to they were brought down to 1 feet. आप डीन साहब इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे बढ़िया यही होगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी है, आपका यूनिवर्सिटी से मिलकर एनबीजेएस के साथ मिलकर इसका रजिस्ट्रेशन का जो भी कार्रवाई है उसको पूरा करें। ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇతరులకు షేర్ చేయండి. వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలపండి. మరిన్ని వ్యవసాయ వీడియోల కోసం రైతు నేస్తం యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కి నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా తాజా వీడియోల సమాచారం పొందండి.